तो क्लास हमारे पास चैप्टर है न्यायपालिका, और पहला क्वेश्चन आता है कि न्यायपालिका की ज़रूरत हमें क्यों होती है। तो इसका कारण है हमारे पास कानून का शासन होने के लिए, अधिकारों की रक्षा के लिए और विवादों को हल करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये जो तरीका है ये हमारा एक टाइप का माइंड मैप है, जिससे आप पूरे चैप्टर को कम टाइम में समझ सकते हैं। तो उस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। यदि ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला है न्यायपालिका के लिए संविधान में प्रावधान कौन कौन से किए गए हैं। तो न्यायाधीशों के कार्यकाल के बारे में, वित्तीय निर्भरता नहीं है इनके ऊपर, निर्णय की आलोचना नहीं कर सकते आप इनके बारे में, नियुक्ति में ये नियुक्ति गलती हो चुका है, नियुक्ति में राजनीतिक भागीदारी नहीं के बराबर होगी, इसमें कोई भी व्यक्ति भागीदारी नहीं कर सकता, अर्थात इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी। पद मुक्ति आसान नहीं है, आप इन्हें पद से जल्दी आसानी से हटा नहीं सकते हैं। न्यायालय की संरचना की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय इसमें शामिल किया गया है। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नेशनल लेवल पर होता है, उच्च न्यायालय जो है वह स्टेट लेवल पर होता है, जिला न्यायालय जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, और जो अधीनस्थ न्यायालय है वह आपका पंचायत से ऊपर अर्थात ब्लॉक लेवल का होता है। अगला कहता है सर्वोच्च न्यायालय का कौन कौन से क्षेत्राधिकार होते हैं। तो कहता है मौलिक है, अपीलीय है, सलाहकारी, रिट और विशेषाधिकार से संबंधित इसका क्षेत्राधिकार देखने को मिल जाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों होती है। कानून के शासन की सुरक्षा के लिए, कानून की सर्वोच्चता के लिए, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेहिता के लिए, बिना भय का निर्णय लेने के लिए, और वित्तीय रूप से निर्भरता नहीं के बराबर, इन सभी चीज़ों के लिए जरूरी पड़ती है किसकी, तो स्वतंत्र न्यायपालिका की जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं। तो स्वतंत्र न्यायपालिका में आप क्या क्या चीज़ शामिल करेंगे। इसमें होगा नियुक्ति के तरीके में, नियुक्ति के तरीके में, दूसरा है कार्यकाल की सुरक्षा, इसकी तीसरी जो होगी वह निश्चित सेवा शर्तें, और चौथा होगा संचित निधि से व्यय। संचित निधि से व्यय का मतलब हुआ कि इसे जो पैसा मिलेगा वह संचित निधि से मिलेगा खर्च करने के लिए। अगला है न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं, और इसके साथ आप शामिल कर सकते हैं इनका कोर्ट की अवमानना पर दंड देने की शक्ति। तो न्यायालय दंड का प्रावधान, इसके साथ आप इसमें शामिल कर सकते हैं अपना स्टाफ रखने का अधिकार, ऐसे कुछ शक्तियां जो है वह सर्वोच्च न्यायालय के पास देखने को मिल जाती है। ये स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में बात करता है। अगला क्वेश्चन आपका आ सकता है, अगला क्वेश्चन जो आपका आता है वो है न्यायाधीश की नियुक्ति एवं हटाना। तो न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, अर्थात न्यायाधीश को हम कैसे कैसे लेकर के आ सकते हैं। तो इनकी जो नियुक्ति होता है, अर्थात हम कह सकते हैं मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करेगा। पहला तो ये हो जाएगा आप लोग को, क्योंकि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दूसरा है यहाँ पर आगे वो, और ये है कि जो न्यायाधीश है वो नियुक्ति किस आधार पे करेगा। तो
उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश की सलाह पर वरिष्ठ न्यायाधीश की सलाह पर इसकी नियुक्ति की जाती है। इसके साथ साथ न्यायाधीश की नियुक्ति में और किन लोगों की भूमिका होती है, तो वो है मंत्रिमंडल, अगला है राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री। ये सभी ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर न्यायाधीश की नियुक्ति में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी होती है और हाई कोर्ट के लिए भी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए राष्ट्रपति करेगा और जो हाई कोर्ट के लिए होता है वो भी राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन वह मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पे करेगा। मुख्य न्यायाधीश जिसे कहेगा वह उसे चुनने का काम कर सकती है। ये क्वेश्चन हमारे एक आ सकता है। हमारे पास एक क्वेश्चन और भी है और वो ये है, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है इसमें वो क्या क्या काम और कर सकता है। तो हमारे पास जो दिया गया था ना, आपको चौथा पॉइंट जिसमें दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, आप इसमें कुछ पॉइंट और भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद को लेकर के, यदि इनके चुनाव में विवाद की कोई समस्या पैदा हो जाती है तो इसका भी समाधान जो है वह सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा। केंद्र और राज्य के बीच विवाद की स्थिति में यदि केंद्र और राज्य के बीच में किसी मुद्दे को लेकर के विवाद हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी सर्वोच्च न्यायालय काम करेगा। एक क्वेश्चन यह आता है हमारे पास कि अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होती है, अपीलीय क्या होता है या सलाहकारी क्या होती है। तो बताइए कि सलाहकारी में हम केवल सलाह दे सकते हैं राष्ट्रपति को या फिर सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश को कि वह उसके ऊपर काम करे या ना करे। एक टॉपिक आ रखा है आपका जो पूछा जा सकता है वो है सर्वोच्च न्यायालय का विशेषाधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का कौन कौन से विशेषाधिकार देखने को मिल जाते हैं। तो आपके देखो सपोर्ट में जो दिया गया है वो सपोर्ट में कहता है कि किसी भारतीय अदालत के दिए गए फैसले पर स्पेशल लाइव पिटीशन के तहत अपील पर सुनवाई ये कर सकती है। तो आप इसमें जो जोड़ सकते हैं पॉइंट को वो होगा लाइव पिटीशन के तहत अपील पर सुनवाई, विशेषाधिकार। तो कह सकते हैं न्यायालय के विशेषाधिकार कौन कौन से हैं। तो पहला कह सकते हैं स्पेशल लाइव पिटीशन पर अपील, पिटीशन के अपील पर सुनवाई, आप ये काम कर सकते हैं।
दूसरा है कि भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका और सामाजिक व्यवहार याचिका रही है। तो जनहित याचिका आप डाल सकते हैं। अब बात आती है जनहित याचिका क्या होती है। तो इसे कहते हैं PIL बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये जनता के हितों को ध्यान में रख करके किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन एक आ सकता है कि जनहित याचिका जो है वह चालू कब किया गया था। तो जो जनहित याचिका को चालू किया गया था वह 1979 और 80 के बीच में इसे चालू किया गया था। ये समाज में दिखाई देने वाले कुछ असामाजिक तत्व के प्रकृति के लोगों के खिलाफ लाया गया था। इसकी एक और जो विशेषाधिकार है वह है न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता ये होता क्या है। तो ये जो होता है वह न्याय को प्रदान करने के लिए या न्याय की व्यवस्था को लोकतांत्रिक और कार्यपालिका के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए इस प्रकार के सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है। यदि हमारे लोकतंत्र में कोई समस्या पैदा हो रही हो तो ऐसी स्थिति को समझने के लिए या हल करने के लिए न्यायिक सक्रियता को लेकर के आने का काम किया जाता है। ये हमारे पास इसके कुछ मेन पावर देखने को मिल जाते हैं। इसका एक और भी विशेष पावर होता है और वह है चुनाव प्रणाली को निष्पक्ष और या निष्पक्ष बनाना कह सकते हैं। ये भी इसके विशेष पावरों में देखे जा सकते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और भी आपका आ सकता है और वो ये है कि जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश की क्या योग्यता होनी चाहिए। अर्थात न्यायाधीश जो है वह बनने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होता है, आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं न्यायाधीश की योग्यता के बारे में। और हम जो ये बात करने वाले हैं ये बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की यदि बात करते हैं तो इसके लिए ज़रूरी होता है भारत का नागरिक होना। दूसरी जो ज़रूरत पड़ती है वह है आपके लिए उच्च न्यायालय में 5 साल न्यायाधीश के पद पर रहना। और जो तीसरी जरूरत पड़ती है वह है 10 साल उच्च न्यायालय में 10 साल वकील के तौर पर रहना। और राष्ट्रपति की नज़र में एक सम्मानित न्यायवादी होना। राष्ट्रपति के समक्ष सम्मानित न्यायवादी। यदि आपके अंदर ये सारी योग्यताएं हैं तो आप न्यायाधीश की योग्यता को पूरा करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के लिए आप न्यायाधीश बन सकते हैं। ये जरूरी माना जाता है। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकता है और वो ये है न्यायाधीश का कार्यकाल क्या होता है। तो न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है वो होता है 65 वर्ष। या राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र के द्वारा ये अपने पद को खाली कर सकता है। और तीसरा है संसद की सिफारिश पर
राष्ट्रपति हटा सकता है। तो आपको पता ही है वो जो तरीका है वो महाभियोग है। इस तरीके से हम इसे आसानी से हटा सकते हैं। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है न्यायाधीश को हटाना। तो न्यायाधीश को हटाने के लिए क्या चाहिए होता है, तो वो महाभियोग की हम बात करते हैं। और महाभियोग जो होता है वो लोकसभा और राज्यसभा में कम से कम 2/3 बहुमत से पास होना कंपलसरी होता है। और जब तक ये 2/3 बहुमत से पास ना हो जाए तब तक आप इसे हटा नहीं सकते हैं। यहाँ पर हमने ऊपर एक क्वेश्चन की बात की थी ना, न्यायालय की संरचना, ये नहीं, मौलिक अधिकार। इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ देते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ कौन कौन से होती है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ या उच्चतम, तो इसका जो शक्तियाँ हैं वह मूल क्षेत्राधिकार है। मतलब हुआ ये कि मौलिक अधिकारों के संबंध में ये काम कर सकता है। और मौलिक अधिकार में मूल क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि ये किसी भी विवाद की स्थिति को आसानी से समाधान कर सकता है, जैसे केंद्र और राज्य के बीच के समाधान, दो स्टेट के बीच के समाधान, या फिर एक स्टेट और एक व्यक्ति के बीच के समाधान की समस्या का ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है। इसके साथ इसका जो दूसरा है वो है न्यायाधीश का अधिकार। ये इसका क्षेत्राधिकार है। इसमें वह नागरिकों के मूल अधिकार की रक्षक और गारंटी के तौर पर, अर्थात ये गारंटर या कह सकते हैं कि ये अभिभावक के तौर पर काम करता है इसमें। इसका जो तीसरा होता है वो होता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। मतलब आप इसमें कोई व्यक्ति अपना अपील कर सकता है। और इसमें हम जो अपील करते हैं वो संवैधानिक, दीवानी, आपराधिक या फिर विशेष अनुमति के द्वारा आप अपील कर सकते हैं। इसमें 4 तरीके के अपील करने के प्रावधान आपको दिए गए हैं। अगला इसके पास जो होता है वह सलाहकारी होता है। तो सलाहकारी में आप क्या कर सकते हैं, तो आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उसके दिए गए सलाह को माने या ना माने, कोई ज़रूरी नहीं होता। अगला होता है अभिलेख का न्यायालय। ये भी इसकी विशेषता होती है। तो 5वें विशेषता में कहता है इस रूप में इसके पास 2 शक्तियाँ होती है। और वो ये होती है कि इसके पास जो भी अभिलेख होगा या एविडेंस होगा उसे किसी दूसरे अदालत में चल रहे हैं वो अपने पास मंगा सकता है। और यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है तो उसे कम से कम 6 साल के लिए जेल का सजा का प्रावधान या 2000 रुपये तक का दंड का प्रावधान कर सकती है। कब? जब उसने अपने कोर्ट का अवमानना किया हो या उसको दंडित किया हो या फिर उसको आलोचना किया हो, ऐसी स्थिति में इसके पास अधिकार होती है। इसका अगला है न्यायिक समीक्षा का अधिकार। ये कुछ अधिकार इसके पास दिए जाते हैं। इसके साथ एक और भी है संवैधानिक व्याख्याकार। ये संविधान को व्याख्या करता है कि संविधान में क्या बेसिक है और क्या बेसिक नहीं है। ऐसी कुछ शक्तियाँ इसके पास देखने को मिल जाती है। तो ये तो हमारा हो जाता है इस चैप्टर से कुछ मेन क्वेश्चन के बारे में। और एक क्वेश्चन आ रहा है, आया हुआ है, वो है न्यायिक पुनरावलोकन। ये न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है?
मतलब होता है कानून की संवैधानिक जांच। कोई भी कानून है इसका संवैधानिक जांच करना और ये देखना कि वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार है या खिलाफ है। यदि वो खिलाफ है तो हम उसे इसके माध्यम से हटा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। इसके साथ इसके पास शक्ति है केंद्र राज्य संबंधों के मामले में। केंद्र राज्य के मामलों में न्यायिक पुनरावलोकन का ये काम कर सकती है। इसका अगला काम है विधायिका द्वारा पारित कानून की व्याख्या करना कि क्या वो कानून संविधान के अनुसार है या नहीं है। नागरिक अधिकार की रक्षा करना। हमने पढ़ा था कि ये जो होता है वो नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा करता है और उसे देने का काम करता है, ये इसमें शामिल की जाती है। और एक हमारे पास जनहित याचिका, ये न्याय के पुनरावलोकन के अंदर शामिल किया जाता है। तो इस चैप्टर से हमारे पास ये कुछ मेन टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपके उठ सकते हैं। यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप यहाँ पर आसानी से बनाने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो ये था इस चैप्टर का मेन की पॉइंट, जहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए और देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको कोई डाउट है तो डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही।